The views and opinions expressed on this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of producer, editor, or channel. The content is for informational purposes only and should not be considered as professional advice. No part of this podcast may be reproduced without permission. बंगाल की खाड़ी के विशाल विस्तार में एक ऐसी दुनिया छुपी है जहाँ समय अपनी गति धीमी कर देता है, जहाँ प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध रूप में वास करती है। हमारे द्वीपों का अद्भुत समुद्री तट, जहाँ दुनिया भर के लोग शांत समुद्र तटों का अनुभव करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं, कभी यहाँ वीर सपूतों की कराहट गूंजा करती थी। यह है सेल्यूलर जेल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक मूक गवाह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित यह जेल अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक ऐसी कड़ी सजा की जगह थी, जहां भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा के रूप में भेजा गया। यह इमारत सिर्फ पत्थरों से बनी नहीं, यह बनी है बलिदान, यातना और आत्मबल की अनकही कहानियों से। इन्फो टॉक्स के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता सरकार, आपकी होस्ट, एक बार फिर से एक नए एपिसोड लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ। और हमारे बीच आज एक खास शख्सियत जुड़ी हुई है, जिनका परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है, उनकी आवाज ही उनका परिचय है। हमारे बीच हमारे इन द्वीपों की जानी मानी डॉक्टर रशीदा इकबाल जी सेल्यूलर जेल से सेवानिवृत्त सहायक निदेशक के रूप में रह चुके हैं और प्रसिद्ध कवित्री, लेखकार, नाटककार और हमारे रेडियो टेलीविजन में जिनकी आवाज से हमेशा बुलंद करती है उनकी आवाज, उनका आज हम अपने खास एपिसोड में स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारा पूरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है और ये हम आजादी के बाद से हर साल बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और ये एक त्योहार है जिसे हम मनाते तो है, लेकिन इसके पीछे की जो घटनाएं हैं, इसके पीछे का जो दर्द है, इसे लेकर हम आज आपके सामने आए हैं और इससे रूबरू कराएंगे। हमारे बीच आज जो हमारे चैनल में, हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मोहतरमा आई है डॉक्टर रशीदा इकबाल जी, क्योंकि उनका बड़ा गहरा नाता है सेल्यूलर जेल के साथ। मैडम हम सबको अंडमान से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों के बारे में, जो इतिहास है अंडमान का, खास तौर पे उन पर प्रकाश डालती है और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम में आज काफी मैडम प्रचलित है। हम उनका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एपिसोड में, हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इतनी लंबी चौड़ी मेरी भूमिका बांधी, मैं उस काबिल नहीं हूँ जो कुछ भी इस मिट्टी से जुड़ी हूँ, बस इस मिट्टी में ही समाना है। बिल्कुल, ये आपकी बड़प्पन है, या आपका बहुत बड़प्पन है कि आप अपने आप को उस लायक नहीं समझती है। वाकई में जो इतिहास में हमें पढ़ने को नहीं मिला, वो आप हमें समझाने का कोशिश कर रही है। और खास तौर से अंडमान जैसे जो भूमि है, वीरों की भूमि, हमेशा से जो यातनाएं यहाँ पे, काला पानी जो शब्द है, ये शब्द सुनते ही देखिए मेरे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो उस समय का जो काला पानी था और आज का जो अंडमान है, जमीन आसमान का फर्क है। आज हम आजादी के लिए जो खुली सांस ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो दर्दनाक रहस्य है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सेल्यूलर जेल के माध्यम से काफी लंबा समय आपका जुड़ा इसमें रहा है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मैंने जब से आपको देखा है, स्कूल टाइम से मैंने आपको देखा है, एक शिक्षिका थी आप, शिक्षिका के रूप में, और शिक्षिका से एक क्यूरेटर का जो जर्नी है वो आपके जहन में कैसे आया? वो आपको किस चीज के लिए, क्या बात थी जो आपको प्रेरित करी
और आप एक शिक्षिका होने के बावजूद आप इस फील्ड को ज्यादा चूज किया आपने, और इस पर ही लगातार काम करते हुए आज डॉक्टर रशीदा इकबाल आप बन चुकी है। तो थोड़ा सा आप विस्तार से हमें बताइए। हाँ, ऐसा है कि जब आपने बताया कि मैं शिक्षिका थी, शिक्षिका तो आज भी हूँ, हमेशा हर कोई शिक्षक रहता है, सीखता रहता है, सिखाता रहता है। तो जब मैं वहाँ मॉडल स्कूल में पोस्टेड थी, तो उसके बाद मेरा जब प्रमोशन हुआ, तो तब सेलुलर जेल जो राष्ट्रीय स्मारक है वो आर्ट एंड कल्चर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर था, और उस वक्त वहाँ पे म्यूजियम का काम वगैरह चल रहा था। तो ऐसे में मैं बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा रहती थी, और मुझे ऐसे चुन कर उन्होंने मेरी पोस्टिंग सेलुलर जेल में की, और सेलुलर जेल में पोस्टिंग होने के बाद भी फिर वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा एक वाइडर एक प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पर मैं मेरे लिए करने को बहुत कुछ था। इससे पहले मैं सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों में थी, और सच मानो तो मुझे कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे भी आज, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमको अंडमान के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय मुझे भी नहीं थी, मुझे भी कोई जानकारी अंडमान के इतिहास में जितनी होनी चाहिए थी उस उम्र में, वो भी नहीं थी। तो मेरी इस तरह से 96 में वहाँ सेलुलर जेल में पोस्टिंग हुई, और पोस्टिंग होने के बाद में फिर वहाँ मेरे जो सीनियर्स थे, स्वप्नेश चौधरी जी थे, वो उन्होंने बहुत संभाला हुआ था वहाँ सेलुलर जेल को, और उन्होंने बहुत उसके डेवलपमेंट के लिए, म्यूजियम अपग्रेड करने के लिए बहुत सारा काम किया। तो उनके अंडर रहते हुए मैंने भी बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि क्योंकि मुझे किताबों के बीच और रिकॉर्ड्स के बीच, डॉक्यूमेंट्स के बीच रहने का मौका मिला, तो मैंने बहुत वो टाइम जो था मैंने इसका बहुत सदुपयोग किया। और जब मैंने देखा कि मुझे एक लिस्ट चाहिए था जिसमें वो लोगों का पता किया जाए। कुछ लोगों के नाम तो थे वहाँ पे सेंट्रल टावर में लिखे हुए थे, करीब 500 लोगों से कुछ ज्यादा नाम सेंट्रल टावर में लिखे हुए थे जो सेलुलर जेल में रह कर गए। लेकिन मैं उन लोगों को नाम जानना चाहती थी जो सेलुलर जेल के बनने से बहुत पहले अंडमान में आए, जो बंदी उपनिवेश के लोग थे। बंदी उपनिवेश में जो 1858 से लेकर जो सेलुलर जेल के बनने के बीच जो रहे, वो हमारा जो इतिहास था वो बड़ा अंधेरे में था, वो डार्क हिस्ट्री जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो सेलुलर जेल बनने के बाद तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, अजीवन भी कहानी, मतलब हाँ बिल्कुल, जैसे सेलुलर जेल बनने के बाद जितने भी फ्रीडम फाइटर्स यहाँ रहकर गए, जिन्होंने यहाँ कारावास भोगा, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, बायोग्राफीज उनके लोगों ने लिखी है, कई सारे लिखी गई है। तो उनके बारे में पढ़ने को, समझने को, सुनने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो उनके पूर्वज थे, पूर्वज में अग्रणी थे, वो उनसे पहले आए, और तभी तो वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक में जो 1857 पर जो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने उन्हीं को श्रद्धांजलि दी है जो उनके अग्रणी थे। अच्छा, आप नहीं आते, आप लोग यहाँ नहीं आते, तो हम आपके पदचिन्हों पर चल के तो सेलुलर जेल में। तो उन्होंने तो ये लिखा कि स्वधर्म और स्वदेश की खातिर मरण का वरण करने वाले ऐ वीरों, तुम कौन थे, तुम्हारे नाम क्या थे, और साधना की उज्जवल ज्योति तुम्हारे हृदय में प्रदीप हो उठने पर तुम्हारा नेतृत्व करने वाला वो वीर कौन था जिसने तुम्हें इस भयंकर रण की प्रेरणा दी। हमारा कितना दुर्भाग्य है कि तुम्हारे नाम तक हमें विदित नहीं। तो फिर ये इतिहास रचना तुम्हारे गुमनाम मगर पावन स्मृति को मुश्किल लगी, और विजय तुम्हारे हाथों से भले ही निकल गई थी, लेकिन तुमने अपनी आन बान और शान पर आंच बनाई। तुम्हारा रक्त भूतकाल की तिलांजलि और आगामी वीरों के लिए संजीवनी सिद्ध हो। बस यही आकांक्षा है। तो मेरा भी उद्देश्य वो था कि पूरे भारतवर्ष के हर कोने से अंडमान में कौन कौन लोग काले पानी की सजा में भेजे। तो ऐसे में मैंने सारी स्टेट पब्लिकेशंस की किताबें पढ़ी। मैं बता रही हूँ आपको कि जब मेरी सेलुलर जेल में पोस्टिंग हुई और मैंने तब क्या
तब वो जो शुरुआती जो काम थे जिससे मेरा लगाव बढ़ता गया वो बता रही हूँ। तो सेलुलर जेल में इस तरह मैंने सारे स्टेट पब्लिकेशंस पढ़े। स्टेट पब्लिकेशंस पढ़ने के बाद वहां से मैंने नाम निकाला कि इनको अंडमान के काले पानी की सजा हो। तो ऐसे बहुत सारे 300-400 नाम हमारे उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन नाम मिले और किस केस में आए वो सब मिले। तो उन सबको जोड़कर फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पब्लिकेशन की थी, अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन अंडमान। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसके बारे में तो इतिहास में वर्णित है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको अपनी पब्लिसिटी तो मैं नहीं बोलूंगी, जो जगह मिलनी चाहिए थी, उनको जो मान्यता देनी चाहिए थी, उनको जो सम्मान दिया जाना था, वो शायद कहीं ना कहीं रह गया। तो हम आज उन लोगों के बारे में ज्यादा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस जगह में रही हैं और वहाँ पे काफी कुछ आपको सीखने और समझने को मिला है। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इतनी दूर उस समय ब्रिटिश ने किस वजह से अंडमान को, जो काला पानी उन्होंने नाम दिया था, इतनी दूर सेलुलर जेल बनाने का विचार उनको कैसे आया, क्यों आया, इस पर आप थोड़ा सा बताएंगे। और जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो अनसंग हीरोज की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने कड़ी यातनाएं सहने के बाद भी अपने देश को आजाद करने से वो पीछे नहीं रहे, और उसका जीना जागता स्वरूप हम हैं, जो आज हम आजादी की खुली सांस ले रहे हैं। आप जैसे आपने सवाल किया कि यहाँ किस आए भीड़ को अंग्रेजों ने क्यों चुना। देखिए हुआ क्या था कि वैसे तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऑलरेडी बहुत सारे बंदी उपनिवेश थे, बेंटोलिन, सुमात्रा, ये सब जगह पे उनके थे, लेकिन 1857 में जो पहली आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, उस समय इतने लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, और उनके लिए तो बहुत आसान था कि उनको वहाँ पे फांसी चढ़ा देते, गोली मार देते, जैसे बाकी लोगों को। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि ये करने के बजाय मकसद उनका ये था कि इनको हथियारों से मारना है, और वो अंग्रेज भी हथियारों से नहीं डरते, वो डरते थे तो विचारों से डरते। उनको लगता था कि कहीं इनको ऐसी जगह भेजे कि जहाँ इनके हौसले पस्त हों, इनका उत्साह तोड़े, इनकी मतलब आत्मा में जो आजादी की जो ललक है उसको खत्म करे, और इनको अपनों से दूर रखे, इनको समंदर पार कहीं भेजे, दिमाग से बिल्कुल ऐसी जगह भेजे जहाँ कोई नई जगह हो, और जहाँ पे इनकी आवाज भी यहाँ ना पहुंचे, और इनकी आवाज पूरी वीरान समुद्र के बीच में, वीरान बस्ती में, वीरान बंदी उपनिवेश में खत्म हो जाए। इसी वजह से मुख्य भूमि से कटा हुआ क्षेत्र को ऐसी जगह भेजा उन्होंने इनको कि जहाँ पर आने जाने में इतना वक्त लगता था, 3-4 दिन समुद्र में लगता था, समय तो बहुत कम साधन हुआ करते थे। तो ऐसे में उनको यहाँ भेजा, और ऐसे में उनका ध्यान आया अंडमान की तरफ, और अंडमान में फिर वो उन्होंने कमेटी भेजी, उनके रिकमेंडेशंस पर उन्होंने अंडमान को चुना इस काम के लिए। तो और उसके बाद ये हुआ कि जब अंडमान वो पहुंचे, तो चूंकि अंडमान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, तो वो काले पानी के खौफ कि अगर आप वहाँ मुख्य भूमि में भी वो दे देते थे खौफ कि अगर ये किया तो काले पानी की सजा। आज भी कई जगह में इस चीज का वर्णन किया जाता है कि किसी भी कोई भी मूवी में देख लीजिए, हम अक्सर देखते हैं कि सजा काले पानी। बिल्कुल, तो आज भी लोगों के अंदर वो खौफ, बिल्कुल मैं तो बोलती हूँ, लेकिन आज तो इसको वो काले पानी की मतलब बात जो है, वो जो बनी हुई एक धारणा से परे करना चाहिए, और इसको काले पानी नहीं बुला के वीरों की भूमि ये मंदिर है। ये आपने जो बोला, मैं अक्सर बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ, जो नॉर्थ के साइड है, हमारे जो भारत का जो नॉर्थ का हिस्सा है, वहाँ पे देवों की भूमि कहा जाता है, उनको देवों की भूमि कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, अगर आपका जो भूमि है वो देवों की भूमि है, तो हम भी वीरों की भूमि से है, अंडमान भी वीरों की भूमि है। और अपनी लाइफ में हर
भारतवासी को एक बार जरूर अंडमान का विजिट करना चाहिए। आज हम जो इतने आजादी, मतलब आजादी क्या है ये हम नहीं जानते हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है वही समझ सकते हैं आजादी क्या है, क्योंकि हमने तो जब से आँख खोला तब से हम ऐसे ही लेते हैं। शायद हम उस तरह से आजादी की जो इम्पोर्टेंस है उसको ना समझ पाए। तो आप जैसे लोगों के थ्रू अगर हम इस चीज को समझ पाए तो मैं समझूंगी कि वाकई में हम थोड़ा सा तो अपने देश के लिए कुछ दे सकते हैं या कर सकते हैं। तो आपकी जो पर्सनल जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, वहाँ से आपको क्या कौन सी प्रेरणा ऐसी मिली थी? अभी जब आपने बताया कि जब आपको आर्ट्स एंड कल्चर के इसमें नियुक्त किया गया तो वो क्या प्रेरणा थी जो आपको अंडमान की हिस्ट्री और खासतौर से सेल्यूलर जेल की हिस्ट्री पे इतना गहरा गहन करने का जैसे वो आपने पहले भी बताया कि मेरे पास जब मैं पहुंची तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मैं पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, समझना चाहती थी, तो उसमें उतना अवेलेबल मटेरियल अवेलेबल नहीं था, उतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी। और हमारे तो वो टाइम था जब कुछ किया जा सकता। और मेरा इंटरेस्ट मैंने चूंकि पॉलिटिकल साइंस से किया था, बाद में मैंने उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट आया, मैंने हिस्ट्री में डबल एमए किया। डबल एमए करके फिर मैंने बाद में पीएचडी की, और पीएचडी जो मैंने किया उसमें भी द रोल ऑफ सेल्यूलर जेलिंग एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उस पे किया। तो वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और जैसे जैसे मैं अपने अंडमान निकोबार के इतिहास को मुख्य, मतलब जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम है, उसके साथ जोड़ती गई, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ता गया। और रोज नई नई चीजें मुझे समझ में आने लगी, रोज नई नई जानकारी मिलने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं ही इतना कुछ मतलब भाव विभोर हो रही हूँ ये सब पढ़कर। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको सबको एक जैसा मौका नहीं मिलता लाइफ में, तो जिनको नहीं मिला ये मौका जो आज मैं खुशकिस्मत हूँ मुझे मिला है पढ़ने को, तो ऐसे लोगों तक कुछ बांटा जाए, सुनाया जाए, दिखाया जाए। तो ऐसे में मैंने अपनी जो किताब का काम भी शुरू किया था, जो अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड जो रिलीज हुआ है, वो तो मेरी निजी किताब थी, सरकारी किताब थी, शुरू में 98 में। अच्छा, उस समय सरकारी किताब थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिश की थी। अच्छा, तो वो एक तरह से वो एक पायनियर काम था। तो मतलब वो एक ऐसा काम था जिस पर बाकी आगे जाने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों ने और भी काम किया, लेकिन वो एक बेस दिया मैंने। वो किताब जो थी अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन अंडमान, जिसमें 1858 से लेकर सेल्यूलर जेल के बनने तक, सेल्यूलर जेल 1945 तक, और उसके बाद फिर जापानीज पीरियड में जो हुआ उसके भी जितने भी रिकॉर्ड थे वो सबको मैंने कंपाइल करके, एडिट करके एक जगह किया। तो वो जो बुक है वो एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप थी टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो उसके बाद में फिर लोग उस पर और बढ़ाते गए, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया और बहुत सारे नाम हमारे सामने आते गए, तो ये रिकॉर्ड बनता गया सेल्यूलर जेल का और अंडमान निकोबार का इतिहास। जैसे कि आपने कहा कि अनसंग हीरोज जिनके बारे में जानने का मौका मिला, ऐसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे जिनको वो दर्जा, मतलब वो सम्मान या वो छूट गए उनको उस दर्जे तक लाने में, तो ऐसा कोई? देखिए, इसमें तो बहुत, जैसे एक तो जनरली एक बात हमारे ध्यान में आती है कि जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि 1857 में जो की आजादी की जो पहली लड़ाई थी, 1857 की जो आजादी की पहली लड़ाई थी, वो सिर्फ नॉर्थ के, मतलब भारत के नॉर्दर्न हिस्से में लड़ी गई थी। लेकिन अगर आप पढ़ो तो दक्षिण भारत के इतिहास में इतना ही बड़ा है। मतलब दक्षिण भारत से भी अंडमान बहुत सारे लोग लाए गए, काफी लोग लाए गए, और काफी लोग मतलब लाए गए, उनको अंडमान की सजा हुई। और किसी का नाम आप? हाँ, मैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो, मैं दो लोगों के नाम हमेशा मैं बोलती रहती हूँ। दो दक्षिण भारत से तो नहीं, ऐसे जनरल अंडमान भारत से तो दो लोगों का नाम बड़ा आता है इतिहास में। एक मूसे सिंह का नाम है और एक है फजल खैराबादी। मूसे सिंह वो इंसान थे, तो वो जो अगर उनको हम 1857 का हीरो कहे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि
जब 1857 की 85 सालगिरह मना रहे थे हम भारतवासी, और 1907 में, तो वो अंडमान से छूटने वाला पहला था, अंडमान से छूटने वाला आफ्टर 47 इयर्स। अच्छा, 47 सालों के बाद अंडमान से छूटा था वो। इतने 47 साल के 47 साल, मतलब उस समय में तो सिर्फ जेलों के अंदर ही नहीं रखा जाता था। हाँ। परिवेश में तो कोना मुना घर में रखा गया, खुली सेल्फ सपोर्टर की तरह अपनी फैमिली को भी वो अपनी फैमिली को भी बाहर से मुख्य भूमि से बुला लिए थे, यही रहते। लेकिन हाँ, ये तो है कि पक्की बात कि अंडमान के बंदी उपनिवेश से छूटने वाला 45 वर्षों के बाद वो अंडमान का भारत का आखिरी सिपाही था, आखिरी हीरो था 1857। और उसको भी ये परेशान जो भदोही रेजिमेंट के थे, यूपी के भदोही रेजिमेंट के थे, और उनके साथ में जब वो 25 साल की उम्र के थे तब वो आए थे कुछ और अपने साथियों के साथ, करीब 8 लोगों के साथ वो अंडमान में उनको काले पानी की सजा हुई। फिर दूसरा नाम एक आता है मौलाना ये अल्लामा फजल खैराबादी, ये इनका नाम भी बहुत मशहूर जाना है। और ये अल्लामा फजल खैराबादी वो इंसान थे जो बताते हैं लोग कि बहुत मतलब आलिम थे, मतलब बहुत बड़े स्कॉलरली पर्सन थे। कहते कि उस जमाने में जितनी किताबें थी, जो काम होता था मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, वो सब फारसी में होती थी। तो ये एक तो ये इन्होंने गालिब जो शायर हैं, बहुत बड़े शायर रहे हैं, तो उनके बड़े क्लोज फ्रेंड में से थे। और गालिब ने अपनी किताबों में भी, अपने शेरों में भी इनका जिक्र किया कि मेरा एक दोस्त अंडमान काले पानी गया है, सजा में काले पानी की सजा है। और उसके आगे भी उसके बड़ी लंबी दास्तान है कि जाफर अली थानेश्वरी लिखते आगे कि वो किस तरह से उनका बेटा उनका रिहाई का, तो वो अंग्रेजों ने उनको दफ्तर में बैठने दिया, तो अंग्रेज ने निर्दयी थे उस समय। हाँ, लेकिन क्या है, अंग्रेजों को तो अपना बंदी उपनिवेश चलाने के लिए तो उनको क्लर्क भी चाहिए, जमादार भी चाहिए, भारतीयों से ही तो अंग्रेज तो मुट्ठी भर अंग्रेज किया तो हमारे लोगों ने, जो हमारे देशभक्त थे, उन्होंने तो सब किया। वो कहाँ से लेकर आते? वो तो एक पैसा भी ना खर्च करे इस बंदी उपनिवेश को, अगर उनकी जरूरत ना हो तो अगर जो चीजें हमारे लोगों से हो जाएगी, बिना पैसे के हो रही है, तो उसके लिए वो खर्च क्यों करे? तो बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सेलुलर जेल में ऐसे कौन से लेजर नोन फैक्ट्स है जिनको हम हमेशा अक्सर मिस कर देते हैं, तो ऐसे क्या फैक्ट्स? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर सेलुलर जेल, आप सेलुलर जेल के बारे में पूछ रहे हैं कि सेलुलर जेल में क्या लेसर नोन फैक्ट है जी, तो मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगी सेलुलर जेल से थोड़ा हटके कि सबसे पहले जब लोग यहाँ आते हैं, लोग बोलते हैं सेलुलर जेल, जबकि सेलुलर जेल से अंडमान का इतिहास शुरू ही नहीं हुआ। बिल्कुल पहली बात हम जो करते हैं वही हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं। हाँ, अंडमान का इतिहास शुरू होता है 10 मार्च 1858। हाँ, जब पहला जेल, लेकिन चूंकि सेलुलर जेल हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक इमारत, जैसे आपने भी अपने संबोधन में कहा कि एक इमारत ही नहीं, वो एक पवित्र ऐसी जगह है, तीर्थ भूमि है, जहाँ पर हमारे देश ने अपनी कुर्बानियां दी है। तो वो उस कुर्बानी का इतना असर है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती उसको लोग भूल जाते हैं जल्दी। तो यही वजह है कि आज चूंकि सेलुलर जेल हमारे सामने बिल्कुल एक मंदिर की तरह खड़ा है, जिसकी हर दीवार पे हमें हमारे देशभक्तों की उनका मर्म, उनकी वेदना, उनकी करुणा वो सुनाई देती है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो चीखें सुनाई देती है। और कितनी, मैं तो बोलती हूँ कि कितनी कहानियां भी लिखी जानी बाकी, इतना कुछ लोगों को बताना है, 2-4 मिनटों में तो कुछ बातें नहीं हो पाए, इतना कुछ है। तो मैं इतने सालों का त्याग, इतने सालों की बलिदान जी चंद लम्हों में वो हम नहीं करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले एक जो धारणा इसको काटती है कि अंडमान का इतिहास शुरू होता है 10 मार्च से, और 10 मार्च पहला देशभक्त तो 10 मार्च को उसके कदम अंडमान में पड़ गए थे। और उसके बाद आप सोचिए आगे 40-39 साल लगे सेलुलर जेल बन के तैयार होने।
उससे पहले तो वाइपर आइलैंड, वाइपर जो था 1867 उस समय का यातना तो और भी दर्दनाक था, जो झुंड में बांध दिया जाता था उनको, पूरी चेन के रूप में उनको जो सजा दी जाती थी। वहाँ पे इंसेक्ट्स, जो बिच्छू, सांप, मतलब उन सबके बीच उनको रहना पड़ता था। हाँ, वो तो है कि काम की अगर बात करें तो वो तो अनगिनत और शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर सकते। उनको जब वाइपर की बात, तो उसकी अलग ही हिस्ट्री है, उसका इतिहास ही अलग है। वाइपर तो धरती पर नर्क बराबर उसको बनाया समझा जाता था, क्योंकि जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने 10 मार्च 1858 पहला जत्था लेकर आए। उसके बाद फ्रीडम फाइटर आने का सिलसिला चालू रहा, चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उन्होंने चाथम आइलैंड के साथ साथ अपना हेडक्वार्टर बनाया रॉस आइलैंड में, जिसको आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जानते हैं। और उसी वर्ष उन्होंने फिर 8 अक्टूबर को वाइपर को अपने कब्जे में ले लिया। उनको तब भी लगने लगा कि जितना कुछ यहाँ सजा दी जाती है इनको वो काफी नहीं है, तो वाइपर द्वीप को भी अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि वहाँ एक जेल बने और अंडमान जो भी कैदी आए, जो भी देशभक्त आए, उनको वाइपर में 1 महीने रखा जाए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ अंडमान का एक मतलब ट्रेलर उनको दिया जाए कि किस तरह की सजा मिलेगी अगर आप कोई भी गलती करते हैं। अच्छा, पहले वाइपर में रखा जाता था, उसके बाद मतलब उस तरह से उनको सजा भुगतने के लिए कि अब आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है वो सीख के चले जाए। ऐसा ना कि आप वहाँ बाकी जगहों में जाकर आप हमारी रूल रेगुलेशंस तोड़ दे, ये ना कोई ना करे, हिम्मत ना हो किसी की। तो उसके लिए उन्होंने वाइपर को अपने अधीन लिया पहले। मैडम, सेलुलर जेल का जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है उसका, वो काफी यूनिक है, काफी अलग सा है। वो इसके पीछे का कोई रीजन है? हाँ, देखिए, जैसे क्या सोच करके ऐसे बिल्कुल सेलुलर जेल जब बनने लगा ना, तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि विचारों को बंद करना, कंटामिनेशन ऑफ आइडियाज। हाँ, तो और मुख्य भूमि से अंडमान भेजा मतलब आइसोलेशन, एकदम अलग उस बंदे को, उस देशभक्त को मुख्य भूमि से बिल्कुल काट देना, कोई तरह का रिश्ता नहीं, कोई संपर्क। वो अपने विचारों के साथ किसी मिट्टी में दफन नहीं जाए, वो ये सोच के साथ। तो जब उनको लगने लगा, अंग्रेजों को ये लगने लगा कि वाइपर की जेल बहुत बुरी हालत में आ गई है और वो रहने मतलब लोगों को बांध के रखने में कामयाब नहीं हो रही है, तो ऐसे में एक लायन लैंग्वेज कमीशन अंडमान विजिट किया, जेल कमीशन 1890 की बात है। और जेल कमीशन ने बहुत सारा दौरा किया, इंस्पेक्शन किया हर जगह पे, और उनके रिकमेंडेशंस पर उन्होंने कहा कि आप ना बहुत हो गया अब यहाँ जो। और उनको ये भी लगने लगा था कि अंडमान का जो काले पानी का जो खौफ था ना, जो टेरर बना के रखना चाहते थे, वो टेरर भी थोड़ा कम होता है। तो अब वो टेरर को रिवाइव करने की बात थी। तो उन्होंने बोला अब इसको दोबारा से इसको टेरर वो जो अंग्रेजों का जो आतंक है, काले पानी बोलने से जो आतंक होना चाहिए था, जो डर होना चाहिए था लोगों के दिलों में, वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में उसको दोबारा से बनाने के लिए उन्होंने एक जेल का निर्माण को सलाह दी। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी सिफारिशें थी, उसमें मेन थी ये सेलुलर जेल होनी चाहिए जहाँ सिर्फ कोठरियां हों, सिर्फ सेल वर्ड से सेलुलर पड़ा इसका नाम। तो और सेल हो, और उस जमाने में करीब 700 लोगों को अंडमान, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को अंडमान भेजा जाता था। एक साल में 700। हाँ, बाकी तो फिर जो कॉन्विक्ट्स होते थे उनको भी भेजा जाता था, लेकिन जो क्रांतिकारी और अलावा और बाकी लोग जो थे, तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी करीब 700 लोगों को यहाँ पे भेजा जाता था। तो वो सोच के उन्होंने 700 लोगों के 690s के आसपास के लोगों के लिए, देशभक्तों के लिए, बंदियों के लिए उन्होंने सेलुलर जेल बनाने का सोचा। उसमें कितनी आपने बोला 690, उसमें हाँ, वो अलग अलग किताबों में अलग मिलते हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो 693 5 विंग्स, 7 विंग्स के साथ थे। और उसको पूरा डिजाइन ऐसा किया गया था कि एक सेंट्रल टावर है, और उस सेंट्रल टावर से निकले हुए 7 भुजाएं हैं उसकी, और उन भुजाओं को उन्होंने ऐसे बनाया था कि कहीं से भी और कोई रास्ता नहीं है जाने का, एक ही है। अगर आपको बाहर निकलना है
तो आपको उस ब्लॉक से या उस भुजा से आपको सेंट्रल टावर आना है और उसके बाद ही आप निकल सकते हैं। सेंट्रल टावर तो एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट जो थे वो सेंट्रल टावर से, तो वहां से आप कहीं से बच के निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो विद्रोह होने का सवाल ही नहीं होता। और हर ब्लॉक जो है वो सील्ड हो जाता था सेंट्रल टावर के पास। मतलब वो भी उन्होंने ऐसे बनाया था कि मान लीजिए कोई विद्रोह हो गया, कोई अफरा तफरी मच गई एक ब्लॉक के अंदर, और एक ब्लॉक के जो देशभक्त है, जो क्रांतिकारी है, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर बैठे, तो ऐसे में वो विद्रोह जो है वो दूसरे ब्लॉक तक ना पहुंचे। अच्छा, वो फैले ना, तो इनका ब्लॉक वही सील कर दो, तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। वो बाहर निकलेंगे, जो डोर है उससे बाहर, गेट से बाहर आएंगे, तभी तो दूसरी साइड के दूसरे ब्लॉक में जा पाएंगे। वो वहां उनको ब्लॉक कर देते थे। और उनके जो दरवाजे थे, कोठरियों के जो दरवाजे थे, वो भी उन्होंने ऐसे बड़े यूनिक स्टाइल में बनाया। बिल्कुल, आप अगर चाबी भी दे दो तो आप अंदर नहीं खोल पाओ। तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई, आगे की बातों को ध्यान में रख के बनाई, ताकि ये जो फ्रीडम फाइटर है हमारे, उनको पता था इनके पास ये वो लोग हैं जो मर मिटने को तैयार हैं। तो इनके लिए, देश के लिए छोटी मोटी चीजें करना तो बहुत मामूली बात थी, ये जानते थे अंग्रेज, और इसलिए उनको बांधने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें बना के रखी थी, और ऐसी ऐसी चीजों का इंतजाम किया हुआ था कि जहाँ पे इनके हौसले पस्त करने के लिए वो बहुत कोशिश करते थे। और जब इनका जो आप कोठरी पे देख लो, अगर इनकी कोठरी पे देख लो तो वही 13.5 बाय लगभग इसी उतना ही दायरा होता था। और आप उससे सुबह रोशनी भी अंदर आनी, बहुत मिनिमम रोशनी, आपको वेंटिलेशन जो था, उसे खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ जाती थी। तो जो बाहर जब उनको हर ब्लॉक के सामने एक जो कोर्टयार्ड है, जो उसमें आते में एक वर्कशॉप होता था, जहाँ पर फ्रीडम फाइटर और अन्य कैदियों को काम पे लगाया जाता था। और ये जरूर है कि अंग्रेज भरसक ये करते थे कोशिश, उनका मेन टारगेट तो हमारे देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे। तो जो क्रिमिनल कॉन्विक्ट होते थे, जो पुराने हो जाते थे, उनको वो एज सुपरवाइजर बना देते थे, टेंडर्स, वार्डर, जमादार, पेटी ऑफिसर्स। तो वो शुरू से वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते थे। तो अपने लोग ही हमारे अपने लोग, वही मैं आपको अगला मेरा सवाल वही था कि क्योंकि हर वहाँ पे जो भी प्रिजनर्स थे, जो भी लोग जेल में बंद थे, तो वो एक ही वर्ग के लोग नहीं थे। मतलब कोई कुछ जुर्म किया होगा, कोई क्रांतिकारी होगा, तो उनको कैसे सेल में रखते थे? मतलब सबको एक जैसा ही सेल में रखते थे सभी क्रांतिकारियों को, या फिर अलग अलग विभाजित करके रखा जाता था? ये तो प्लेसमेंट जो रहता था, ये तो देखिए उनका, जैसे पहले भी मैंने बताया कि अंग्रेजों का मकसद और अंग्रेजों की पूरी जो निगरानी थी वो तो सिर्फ क्रांतिकारियों पर, उनके लिए वो डी वर्ड यूज करते थे, डेंजरस। अच्छा ना, बाकी से उनको डर नहीं लगता था। बाकी क्या है, वो तो उनके लिए तो जो मर्डरर है, हत्यारा है, या कोई भी है, जो चोर है, और दूसरे जो कैदी, आम कैदी उनको बोले, आम कैदी, डकैती के केस आया हुआ है, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। वो भी अगर 10-12 साल हो गए तो उनको इनके ऊपर, इसका मतलब यही हुआ कि अंग्रेज डरते थे क्रांतिकारियों से, विचारों से। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब आप पूछ रही थी कि ये सेलुलर जेल की संरचना के बारे में आप बताना चाहती थी, तो मैं वो बात बोलना भूल गई कि तो उन्होंने इसको पूरी क्या बात ध्यान में रखी, ट्रिपल आइसोलेशन फ्रॉम मेनलैंड वालों से दूर रखा, अंडमान भेज दिया, और जो लोग, जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हो, जो बहुत सारे कन्विक्ट है, जो पीनल सेटलमेंट में एज फ्री सेटलर्स जो रहते थे, फ्री सेल्फ सपोर्टर्स जो रहते थे, जो अपनी फैमिली बुला लिया था, जिनके यहाँ पे खानदान बस गए थे, बच्चे फैमिली बस गई थी, तो ऐसे लोगों से भी दूर रखना, उनके साथ भी मिलने नहीं देना। और तीसरा जो अपने फेलो इनमेट है, साथ वाला, मतलब वो दीवार के बगल में कौन है वो भी नहीं। हाँ, यही इतिहास में हमने पढ़ा है कि सावरकर जी के भाई खुद उसी जेल में थे। बहुत सालों बाद उनको पता चला था कि उनके भाई भी उसी जेल में बंद, उनको पता था, लेकिन उनको
आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, ऐसा कोई मतलब ऐसी बात हो नहीं पाई थी कि वो मिल सके, वो नहीं हो पाया था। तो इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि 3 तरह का आइसोलेशन, मेनलैंड के से लोगों से काट देना, जो फ्री सेटलर्स है इनसे काट देना, और अपने साथी जो है साथी उनके ऊपर भी उनको मिलने जुलने से रोकना, प्रतिबंध लगाना। तो ये जो है वो उनके विचारों पर इस तरह से वो काबू करने की कोशिश करते थे। तो यही सब रीजन था कि उन्होंने सेलुलर जेल की संरचना यही सब चीजों को देखकर बनाई थी। वैसे तो सेलुलर जेल में बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी कैद रहे, लेकिन क्या आपके रिसर्च के दौरान आपको ऐसा लगा कि ऐसे अनसंग हीरोज भी वहाँ पे बंद थे, जिनके बारे में रिसर्च के दौरान आपको पता चला कि उनकी भी भागीदारी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत भारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो छिपे हुए थे, ऐसे कुछ? हाँ, देखिए सुनीता, ये बात तो देखिए, जो भी आया सेलुलर जेल, जो भी आजादी के लिए जिसने भी आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, वो हर जो स्वतंत्रता सेनानी है वो नमन के लायक है ना। हाँ, तो उसमें छोटा बड़ा की बात नहीं है, कम और उसकी जाने की बात, सभी की अपनी। हाँ बिल्कुल, जिसने भी भले हम आपने उस बारे में पढ़ा ना, वो भी अलग बात है, हमको हमारे नजर से ना दूर ना हो। करीब सेलुलर जेल में जो आए 500 से भी ज्यादा थे, 500-600 लोग थे फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन उसमें से इंसानी दिमाग और सबकी एक सीमा होती है, तो हम लोग वो जो ज्यादा हमारे नजरों में आता है हम उसको ज्यादा दिमाग में रखते हैं। तो बहुत सारे और लोग थे, जैसे अब अगर आप कभी सेलुलर जेल जाते हैं, आप देखिए सेलुलर जेल के सामने एक वीर सावरकर पार्क है, उस वीर सावरकर पार्क में 6 स्टेचूज लगी है, प्रतिमाएं लगी है वहाँ पर, और हर स्टेचू की एक बहुत बड़ी खूबसूरत कहानी है। खूबसूरत मतलब एक ऐसी कहानी है शौर्य से भरी है, वेदना से भरी है, एक तरफ वेदना है तो दूसरी तरफ शौर्य भी, शौर्य गाथाओं से भरी है। तो जैसे सेलुलर जेल का जो पहला शहीद था इंदुभूषण रॉय जी, जो 29 अप्रैल 1912 को शहीद हुआ। बताते हैं कि इंदुभूषण रॉय जो है वो 25-26 साल का लड़का था, अलीपुर बम कांड में आया था, मानिक तालाब बम कांड में, और उसको 10 सालों की यहाँ सजा हुई थी। और वो जब सजा के दौरान यहाँ आया तो तेल की घानी सबसे मुश्किल काम होता था, तो उसमें जोता गया, उसको जोता जाता था, कोल्हू जिसको कहते हैं, कोल्हू से उसको तेल निकालना होता था। तो जैसे सारे क्रांतिकारी परेशान होते तो वो भी परेशान होता था, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता तो मार पड़ती थी। तो इस तरह बहुत सारे वो बुरे दिन से गुजरता था, और उसने सोचा कि अगर मैं बोलूं कि मैं बाहर का काम देखूंगा, तेल की घानी का काम नहीं देखूंगा, और बाहर मतलब जेल से बाहर एक टाइम आता है जब आदमी उसको क्या कहेंगे, जब एक वक्त ऐसा भी आता है जब बंदियों को, क्रांतिकारियों को बाहर भी भेजा जाता था काम के लिए। तो इसने ऑप्ट किया कि मैं बाहर का काम, सेटलमेंट में जो बाकी काम है वो देखूंगा, लेकिन उसने सोचा कि वहाँ मुझे कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जब वहाँ बाहर गया तो वहाँ उससे भी भारी काम दिया गया। तो वो 2-3 दिन करने के बाद जब थका गया तो वो वापस लौट आया। और वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक जो है, उनकी जो आत्मकथा है, मेरा जीवन कारावास, तो उसमें इस एपिसोड को लिखा है। उसके इंदुभूषण रॉय के साथ उसका जो इंटरेक्शन, वो बातचीत हुई, उसके बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि मैं रोज उसको देखता था कि वो मतलब मिट्टी से सना और तेल से सना शरीर लेकर आता था, बहुत ही हताश और आता था। तो कहते कि एक दिन मैंने किसी से नजर मिला तो उससे पूछा कि भाई इंदुभूषण इतने हताश क्यों लग रहे हो? तो उसने बोला था कि बैरिस्टर साहब, इस अपमानजनक स्थिति से बेहतर है मर जाना। तो इन्होंने बोला, सावरकर ने कहा कि भाई तुम अगर ऐसा बोलोगे तो क्या होगा, मेरा सोचो, तुम तो 25 सालों के हो, तो 1-2 साल में सजा तुम्हारी माफ हो, तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी, तुम तो एक बार फिर से मुक्ति भूमि जाओगे। तुमको तो हमारी धरती में एक बार और, हमारी मातृभूमि एक और मौका देगी अपने देश की सेवा, तब तुम दोबारा से अपनी मातृभूमि की सेवा करोगे।
मेरा देखो, मुझे देखकर कम से कम प्रेरणा ले लो। मैं तो 25-25 सालों की 200 गाय, मेरे गले में देखो 1910 से 1950 1960 लिखा हुआ है, 50 सालों के 50 साल। लेकिन वो इतना हताश निराश हो चुका था अपने जीवन से कि उसको और कुछ नजर नहीं आया। और 3-4 दिन के बाद एक दिन शहीद किसी ने आके बताया कि वो इंदुभूषण ने अपने कपड़े से अपने गले में फंदा बनाकर वेंटिलेशन तो ये जो आपने बोला कि वो कोल्हू से तेल निकालने का काम करते हैं, तो वो तो बहुत कष्टदायक था, क्योंकि उन्हें टारगेट दिया जाता था कि इतना तेल निकालना ही है, और नहीं निकले तो फिर अपने कोड़े भी बरसते थे। तो वाकई में ये बहुत बहुत दर्दनाक, जिसको हम शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने झेला है उस मार को और उस पल को, वो वही जानते हैं। बिल्कुल। अगला मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो प्रिजनर थे हमारे सेलुलर जेल में, तो वो किस तरह से रेसिस्ट करते थे इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और फिजिकली। जी ये देखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे रेसिस्ट करते। देखिए, हजारों जंजीरें भी हो, हजारों बेड़ियां भी हो, तो जो देश प्रेम होता है, जो देश के की जो आजादी की जो ललक होती है, भावना जो होती है, आप मानिए यही सोचते हैं मेरे आंखों से आंसू निकल रही है, तो ऐसे में तो मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है। तो आप जैसे कुछ जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, अगर उन्होंने अपनी मतलब स्पिरिचुअली या फिजिकली और दूसरी तरह से अपनी नाराजगी और जवाब दिया अंग्रेजों को, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिजिकली किया। जैसे एक किस्सा हम लोग पढ़ते हैं, किस्सा नहीं मतलब जो सच्चाई है, गदर हीरोज के बारे में। और जो गदर हीरोज जो आए थे, लोग जो आए थे, उनसे अंग्रेज बड़े घबराते थे, क्योंकि अंग्रेज अगर उनको एक मारते थे, मतलब गुस्से से अगर कुछ हाथ से मारा या लात से मारा, तो वो पलट के जवाब देते थे। अच्छा। और इस तरह भाभा भान सिंह का जिक्र है, मैं दूसरे शहीद की बात तभी आ रही थी, स्टेचू लगी है, तो भाभा भान सिंह की स्टेचू, भाभा भान सिंह पर अंग्रेजों ने इसी तरह बहुत लात गुस्से से उनको पीटा था, बहुत गालियां दी थी, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया था। तो उन्होंने पलट के जवाब इस तरह से दिया कि अंग्रेजों ने बाद में बहुत ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा कि बाद में उसी जख्म से उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। उनकी स्टैचू भी आज, तो वो स्टैचू जो भांसी की स्टैचू वहाँ लगी है सेलुलर जेल में, वो भी हमको ये रास्ता दिखाती है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, हमेशा देश के लिए काम करते रहना। और हर जो इंसान है, हर जो सिटीजन है, हर जो नागरिक है, वो देश के लिए अपने आप को हमेशा 24 घंटे समर्पित रखना चाहिए। वाकई में भी ये सबके अंदर ये होना चाहिए कि देश के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि ये तो स्वतंत्रता सेनानियों की बात है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है, और एक तरफ हमारे बॉर्डर पे जो आज जवान है, वो भी देश को, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तब जाकर हम जो स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके वजह से हम आजाद हिंद में आज सांस ले पा रहे हैं, और जो हमारे बॉर्डर के जवान हैं, उनके वजह से भी आज हम अपनी खुली सांस में हम इधर उधर अपना दिन पार कर रहे हैं। तो इसमें आपकी जो सवाल थे, मैं इस पर पंडित राम रखा की बात, राम रखा जी, हाँ, तो तीसरी जो स्टैचू है वहाँ पे पंडित राम रखा गए, और वो बताते हैं कि उन्होंने अपने जनेऊ पहनने का अधिकार, उसके लिए वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि अंग्रेज जैसे गए, ये जैसे इनको मांडलिक कंस्पिरेसी केस में आए थे, और उनको काफी जो हमारा ये जेल का यूनिफॉर्म है, इसके अलावा कुछ, तो उनको जनेऊ पहनने का नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम जनेऊ नहीं पहनेंगे तो हम खाना नहीं खा सकते, हम खाना पीना नहीं खा सकते। तो ऐसे में उन्होंने बिल्कुल व्रत ले लिया,
हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि जब तक आप जमीन नहीं देते मैं नहीं खाना खाऊंगा। और आप देखिए इतनी नाइंसाफी वहाँ पे भी, इतना गलत हुआ उसमें भी कि आखिरी तक उसको जमीन खाने का अधिकार दे दिया जेल के यूनिफॉर्म के नाम पर, और उनकी ऐसे ही हंगर स्ट्राइक में वो शहीद हो गए 1919 में। ये लाइट एंड साउंड में भी इसका जिक्र किया गया है, नाम रखा जी का जिन्हों का। तो जो प्रिजनर्स थे, जो इनमेट्स थे, उनकी डेली लाइफ के बारे में तो आपने बताया कि ऐसा होता था। इसके जो आपने बताया इससे अलग भी कुछ उनकी लाइफ होती थी, इससे कठोर भी कोई सजा होती थी? बस उनके लिए तो डेली लाइफ तो था, बस खाना, उनको खाना बुरा, मतलब अनहाइजीनिक खाना दिया जाता था। हर छोटी छोटी बात पर उनको सजा मिलती थी। अच्छा, एक गलती करो, जेल का कोई एक कानून तोड़ो तो उसमें उनको एक हफ्ते की क्या कहेंगे बीड़ियों जकड़ देते थे। मौका चाहिए था किसी न किसी बहाने से और यातनाएं। दूसरी बार वो गलती होती थी तो फेटर्स होते थे, वो फेटर्स लगा देते थे और उसके साथ 4 दिन 5 दिन का स्टार्वेशन खाना नहीं दिया जाता, मतलब बहुत कम खाना, बहुत कम। तीसरी बार हो तो फिर उनको महीने भर के फेटर्स लगा देते थे, फिर कब 6 महीना। इस तरह हर गलती के लिए, हर छोटी से छोटी गलती जिनको जेल का कानून तोड़ना उसको नाम देते थे, तो उनको हर गलती पे, हर छोटी गलती पे बड़ी सी बड़ी सजाएं दी जाती। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि ये जो हमारे क्रांतिकारी थे वो सिर्फ अपनी वो जो करके आए थे, जो देश के लिए जो अपनी कुर्बानी देख रहे थे, सिर्फ उसमें ही वो बड़े नहीं थे, वो महान थे अपनी कुर्बानी में भी, वो महान थे अपनी सफरिंग्स में भी, अपनी यातनाओं में, वो भी बहुत बड़ा महान कार्य। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जेल के अंदर एक वर्कशॉप था, जैसा कि आपने कहा है, तो उस वर्कशॉप में क्या काम होता था और उस वर्कशॉप में ऐसी क्या चीज थी जो एक कंट्रोल टूल के रूप में काम करती थी? देखिए, वर्कशॉप हर ब्लॉक के सामने एक वर्कशॉप हुआ करता था जिसमें उस ब्लॉक के लोगों को, क्रांतिकारियों को काम पे लगाया जाता, और उसमें सबसे मतलब जैसे रस्सी बट क्या कहते हैं, बट करते हैं ना रस्सी को, और रस्सी को नारियल का जो छिलका होता है, नारियल के छिलके को कूटने का काम है, फिर उसे रस्सी बनाने का काम है, तेल की घानी का भी काम है। तेल की घानी कभी किसी और कोठरी में भी हुआ करती थी, कोठरी के बाहर जो आज हम सेलुलर जेल में देखते हैं, जो बीच में एक बना हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है, वहीं पे वर्कशॉप हुआ करता था, वही जगह। हाँ, उससे पहले और जो अभी ब्लॉक नहीं है, जो 4 ब्लॉक नहीं है, वहाँ पर भी बताते हैं कि एक तेल की घानी होती थी अंदर की तरफ, जो लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सामने जो रखा हुआ डिस्प्ले वो वर्कशॉप के अंदर ब्लॉक नंबर 7 के सामने जो डिस्प्ले रखा हुआ है वो उसमें है। तो इस तरह से बाकी जो वहाँ पे उनको 30 पाउंड तेल निकालना होता था एक दिन, नारियल के टुकड़े करके उसमें डाल देते थे, उसमें उनको तेल निकालना होता था। तो वो कि आज भी गांव देहातों में जहाँ जानवर जोते जाते हैं ये सब काम के लिए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए जिसमें तेल की घानी में रखकर के कारण इसमें जो मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। अगर आप उल्लासकर दत्त की एग्जांपल ले लें, उल्लासकर दत्त को बिल्कुल मतलब उन्होंने अपने बौद्धिक जो क्या कहेंगे मेंटल बैलेंस खो दिया था। बाद में फिर उनको यहाँ से मुख्य भूमि में भेज दिया गया था, जहाँ वो मद्रास उसमें मेंटल हॉस्पिटल में रहे, 12-13 साल वहाँ रहे वो। तो इस तरह बहुत सारे और किस्से हैं जहाँ पे अंग्रेजों ने तेल की घानी और बाकी कामों से लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी। कि सेलुलर जेल को अगर जानना है, समझना है, तो पूरे भारत से हर बच्चे को, हर इंसान को यहाँ आना चाहिए, और सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, मतलब दिल से, भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए और ये फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि आजादी ऐसे
सौगात से प्लेट में सजी सजाई नहीं मिली थाली में परोस कर कि हम आज उसको ऐसे हवा में उड़ा दे रहे हैं। कई सारे लोगों का त्याग है, बलिदान है, और कोई इसमें कोई मिथ या कोई कंसेप्ट को गलत वो नहीं है। बस हम तो यही चाहेंगे कि हर कोई आए और इसके बाद अगर कुछ है भी तो उसको तोड़े। आपके हिसाब से आज के जनरेशन को सेल्यूलर जेल से क्या सीखना चाहिए? आज के देखिए जनरेशन में तो बहुत आम सी बात है कि जनरेशन में गैप आता है। हम बोलते ही है जनरेशन में गैप आती है। तो समझने में पुराने लोग नए लोगों को, नए लोग पुराने लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगाते ही है। वहाँ आप बैठो ना तो जाके पीपल पेड़ के पास बैठ जाओ सेल्यूलर जेल में, या किसी कोठरी के सामने आपको बैठे देखे 2 पीढ़ी के लोग आएंगे या 3 पीढ़ी के लोग आएंगे कि परिवार से अगर 3 पीढ़ी के लोग आते हैं तो आपको फर्क वही नजर आ जाता है। जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा वो सबसे पहले आएगा, वहाँ उसकी मिट्टी लेके नमन करेगा, उसकी वंदना करेगा। और जो उसके बाद जो बीच वाला है पीढ़ी में वो दिखाई तो देगा, उसमें वो व्याकुलता नजर आएगी कि वो जानना चाहता है, जानना चाहता पीछे का इतिहास क्या है, क्या इतिहास है, क्या है, वो जानना चाहेगी। लेकिन जो पहली पीढ़ी के है वो उनको जानने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखें, उसका चेहरा वो बता देगा आपको कि वो सब कुछ सहकर, सब कुछ समझ कर आया है। ठीक है, वो वेदना उनके अंदर, वो जो समझता है फ्रीडम फाइटर की वेदना। तो इसी तरह लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो आखिरी पीढ़ी है, जो अभी एकदम यंग है, वो पीढ़ी जो है उनको उनके साथ कनेक्ट करने में टाइम लगता है। तो ये उन बच्चों का, हमारे बच्चों का भी कसूर नहीं है, हम कहेंगे कसूर तो नहीं है। ये तो घर से मतलब उनको सिखाना चाहिए, घर से बताना चाहिए कि हम अचानक से चाहें कि उनको हम सेल्यूलर जेल लेकर आए, उनको बोलो बिल्कुल ये एकेडमिक हिस्ट्री और ये तो घर से होनी चाहिए बात, बच्चों को में डालनी चाहिए कि हर चीज बतानी चाहिए कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला है। रशीदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी सेल्यूलर जेल के बारे में बताई है। शायद ये सब हमें किताबों में ना मिले, सारी जानकारी किताबों में हमें नहीं मिल सकती है, जो हमें जानकारी आपके अनुभव से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फोटॉक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और अगला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसे हम बहुत ही उत्साह से मनाएं, और इस स्वतंत्रता दिवस में सेल्यूलर जेल के बारे में हमारे दर्शक और अच्छे से सेल्यूलर जेल को समझ पाए। यही हमारा उद्देश्य था कि आज के इस पॉडकास्ट को लोगों तक पहुंचाने का। आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। हमारे इन्फोटॉक्स को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर से शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।